हेलो साथियों, भारत के भूगोल के अंदर भारत के भौतिक स्वरूप का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे कि भारत के पश्चिम में स्थित मरुस्थलीय भाग, विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात का कुछ हिस्सा, पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्रों में फैला हुआ यह मरुस्थलीय जो प्रदेश है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और इसका अधिकांश जो हिस्सा है वो कहाँ पर है? राजस्थान के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके जो क्षेत्रफल है 2 लाख वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल यहाँ पर माना जाता है, जिसे हम थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है, इसका जो अधिकांश जो हिस्सा है वो भारत में है, लगभग 85% और 15% जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में स्थित है। तो ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि भारत में थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग यहाँ पर स्थित है? तो सीधे तौर पर आंसर हम यहाँ पर दे सकते हैं 85%। और भारत में भी यदि हम बात करें यहाँ पर, तो राजस्थान में 60% जो हिस्सा है वो केवल राजस्थान में है। और बाकी का यदि हम बात करें तो गुजरात, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में यहाँ पर भी स्थित है। यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो लूनी नदी जानी जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि यह जो मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश है, यह क्या अपने आप में स्वतंत्र भौतिक प्रदेश है, या यह प्रायद्वीपीय जो पठारी प्रदेश है या विशाल मैदान है उनमें अपनी हिस्सेदारी रखता है? शुरुआती दौर में कुछ लोग इसको प्रायद्वीपीय भारत जो पठारी भाग है उसमें शामिल करते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि उनका भी अपना एक तर्क था, क्योंकि यहाँ की जो आधारभूत जो चट्टानें हैं, जिन चट्टानों पर यह स्थित है, वहां की आधारभूत चट्टानें किस प्रकार की है? जैसे कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की है, उसी तरीके से यहाँ की भी आधारभूत चट्टानें हैं। इस कारण से वो समझते थे कि यह प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। लेकिन दूसरी ओर जो विशाल मैदान है, भारत का जो उत्तर विशाल मैदान है, वहाँ इस हिस्से को मानने के एक अपने समर्थक थे, अपने कारण थे। वो ऐसा मानते थे कि एक तो निरंतरता है, ठीक है, लगातार रूप से गंगा सतलज के मैदान के रूप में इसकी निरंतरता पाई गई है। जहां हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सब क्या है? उत्तर के विशाल मैदान के हिस्से हैं। यही कारण है कि वो ऐसा मानते थे कि यह विशाल मैदान का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर देखने से हमें पता चलता है कि यह जो मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश है, इसकी एक विशिष्ट अपनी समस्या है, एक विशिष्ट अपनी विशिष्टता है। ठीक है, तो इन विशेषताओं और समस्याओं के कारण इसको एक अलग स्वतंत्र रूप से भौतिक प्रदेश का यहाँ पर निर्माण माना जाता है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर ध्यान रहेगा। तो दोनों के तर्कों के आधार पर हम इसको अलग स्वतंत्र रूप में मान सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि आखिर इस प्रदेश की उत्पत्ति कैसे हुई। अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग इसमें अपना अपना मत है। जहां कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि यहाँ पर स्थानीय चट्टानों के विघटन के कारण, जो स्थानीय चट्टान थी उनमें विघटन हुआ, उसके कारण ही यहाँ बालू का निर्माण हुआ और उस बालू से ही इस रेगिस्तान का निर्माण हुआ, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि कुछ लोगों की और बात माने तो वो मानते हैं कि यहाँ शुष्कता बढ़ गई। ठीक है, पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आर्द्र प्रदेश था, ये जो क्षेत्र है आर्द्र प्रदेश था, यहाँ भरपूर मात्रा में जल था, भरपूर मात्रा में कृषि की जाती है। लेकिन किन्हीं कारण के वश यहाँ शुष्कता बढ़ गई और इसका एक प्रमाण भी वो बताते हैं आकल में स्थित, कहाँ पर? आकल जैसलमेर में स्थित ये जो वुड फॉसिल पार्क है, यहाँ पर बड़े बड़े जो पेड़ हैं उनके बड़े बड़े जो तने हैं वो दबे हुए प्राप्त होते हैं वहाँ वुड फॉसिल पार्क में। तो ये क्या प्रमाण की ओर इंगित करते हैं? ये प्रमाणित करते हैं कि वहाँ कभी कोई समय अच्छी जलवायु थी, अर्थात वहाँ पर भरपूर पानी था, अच्छी जलवायु थी, वृक्ष सघन थे। इस बात की ओर यह बतलाता है कि यहाँ किन्हीं कारणों से शुष्कता आ गई है। एक और यहाँ पर बात है कि दक्षिण पश्चिमी जो झंझावात है वहाँ से लाई गई जो बालू है वो यहाँ पर इकट्ठी हो गई दक्षिण पश्चिम से, भूमध्य सागर से आने वाले जो झंझावात है, जो चक्रवात है, ठीक है, जो विशेष रूप से हमारे यहाँ पर वर्तमान में सर्दियों में आते हैं, तो उन झंझावातों के द्वारा बालू लाई गई और यहाँ पर इकट्ठी हो गई। ठीक है, ऐसा मान्यता है। अब वास्तविकता क्या है इसके बारे में हमें नहीं पता। ठीक है, ये इस तरीके की भी एक बात, एक मान्यता प्रचलित है। और एक और मान्यता प्रचलित है कि भूगर्भिक हलचल के कारण यह स्थान अपने
ऊपर उठ गया। और यही कारण है कि यहाँ का जो जल है या तो गंगा नदी में या सिंधु नदी में जाकर के प्रवाहित हो गया, और यह ऊपर उठने के कारण यह शुष्कता धारण करने लग गया। इस तरीके से बहुत सारे जो मत है वो इसकी उत्पत्ति के कारण बतलाते हैं, लेकिन वर्तमान में इसकी उत्पत्ति का जो सर्वाधिक प्रचलित जो कारण है वो शुष्कता बढ़ने का कारण विथ यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर प्रमाण के साथ में जो बताता है वो यही मानते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रहेगी उत्पत्ति के इसके कारण। आगे हम बात करते हैं तो यह निम्न भूमि का प्रदेश है। यहाँ पर भूमि क्या है, निम्न है। टीले यहाँ पर पाए जाते हैं, रेत के टीले हैं, वो लगातार रूप से स्थानांतरित होते रहते हैं। और टीलों के बीच में यहाँ पर ये दो टीले हैं, इन दो टीलों के बीच में यदि कोई स्थान है उसे क्या कहते हैं, तल्ली बोलते हैं। ये हमें ध्यान रहेगा, तल्ली क्या है, दो टीलों के मध्य जो स्थान है उसे हम क्या कहते हैं, तल्ली कहते हैं। और तल्ली में यदि जल भर जाए, ठीक है, यदि इन तल्लियों में जल भर जाता है तो झील का निर्माण हो जाता है। और झील जब इन तल्लियों में पानी भरने के पश्चात जब झील बनती है उसे ढांड या रन के नाम से जाना जाता है। तो सीधे तौर पर यदि हमारा ये प्रश्न बन जाए कि ढांड क्या है, एक झील है जो कि दो रेत के टीलों के मध्य जो तल्ली पाई जाती है वहां पर जल भरने के कारण उसका निर्माण होता है, यह हमें ध्यान रहेगा। अब वर्तमान में यदि हम बात करें यहाँ पर तो इस मरुस्थल की जो स्थिति है वो पूर्व की ओर बढ़ रही है, और ऐसा मानते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति वर्ष के दर से पूर्व की ओर यह बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, अब इसके कारण क्या है, इसका हम देख सकते हैं कि जो लगातार रूप से टीले स्थानांतरित होते हैं यह हम बताते हैं कि पूर्व की ओर बढ़ रहा है। और इसको रोकने का जो प्रयास किया जा रहा है वो काजरी जो संस्थान है जोधपुर में स्थित है, और साथ ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो इन रेत जो रेगिस्तान है इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि ये राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में ना फैले। वर्तमान समय में ये जयपुर जिले की सीमा तक भी आ गया है। ठीक है, तो लगातार रूप से इसका जो प्रसार हो रहा है इसको किस प्रकार से रोका जाए, यह सरकार और स्थानीय समाज की प्रमुख प्रायिकता के साथ में आ गया है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ यहाँ पर पाई जाती है। विशेष रूप से हम बात करें तो यहाँ पर जो रेत के टीले हैं, ठीक है, जिसे बालू का स्तूप बोलते हैं, उन बालू का स्तूप की आकृति किस प्रकार से बनती है इसके बारे में भी प्रश्न हमारे कंपटीशंस में पूछे जाते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब बालू का स्तूप की स्थिति हम ये भी देखते हैं कि बालू का स्तूप किस तरफ से आने वाली जो पवनें हैं उनके आधार पर यहाँ पर किस तरीके से निर्माण उनका हो रहा है। अब यहाँ पर मुख्यतः हम देखे जाएं तो दो प्रकार के बालू का स्तूप मुख्यतः मिलते हैं। ठीक है, एक तो ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ, और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल या लाइनर जिसे हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्घ्य या रेखीय प्रकार के बालू का स्तूप। इन दोनों में बेसिकली क्या अंतर है, इनमें देखें तो यदि पवन की दिशा इस तरफ है तो यह इसके पैरेलल ही बनते हैं। ठीक है, यह इसके पैरेलल बनते हैं। बहुत तेज गति से यदि पवनें चल रही है और पवन की दिशा के साथ साथ में यह यहाँ पर इस प्रकार के बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। जबकि यहाँ पर यदि हम देखें ट्रांसवर्स में, नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स में पवन की दिशा के समकोण में बालू का स्तूप का निर्माण होता है। यहाँ पर इस प्रकार के बालू का स्तूप का निर्माण होता है, ये हमें यहाँ पर चित्र के द्वारा दिखाई दे रहा है। ये याद कर लेना है। सीधे तौर पर प्रश्न बनते हैं कि पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप निम्न में से कौन से हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ बालू का स्तूप यहाँ पर, और इन्हीं का एक प्रकार है बरखान। यदि हम बात करें यहाँ पर तो बरखान जो है वो भी इसी तरीके से अनुप्रस्थ होते हैं। यहाँ पर अनुप्रस्थ जो स्थिति देखी जाती है वो भी बरखान की होती है। ये बरखान भी अनुप्रस्थ का एक प्रकार है, लेकिन इनमें क्या होता है कि जो बालू का स्तूप होता है वो अर्धचंद्राकार स्थिति लिए हुए होता है, और इसका पवन अनुमुखी जो ढाल है, यहाँ पर पवन आ रहा है, ठीक है, पवन उन्मुखी जो ढाल है ये मंद होता है। ठीक है, यहाँ पर ये मंद होता है और उत्तल अवस्था में होता है, और पवन विमुखी जो ढाल होता है यह अवतल अवस्था में होता है, और यह
मंद ना होकर के तीव्र होता है। जो अवतल ढाल है वो तीव्र होता है, और यहाँ पर जो उत्तल ढाल है, जो पवन उन्मुखी है और जो कैसा है, उत्तल है। और पवन विमुखी, यहाँ पर ये कैसा है, पवन उन्मुखी, और ये पवन विमुखी। ये ध्यान करने वाली बात है। जो उत्तल है ये पवन उन्मुखी है, और ये जो अवतल है ये पवन विमुखी है। यहाँ पर पवन की दिशा में और ये पवन के पीछे की ओर है। दो इसमें सींग या हॉर्न निकले हुए होते हैं, ये हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। इस प्रकार के सींग निकले हुए होते हैं, ठीक है। और ये किस प्रकार का उदाहरण है, ये अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स जो बालू का स्तूप है उन्हीं का एक उदाहरण है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो पैराबोलिक है यह भी बरखान की तरह होते हैं, लेकिन यह इसके बिल्कुल उल्टे होते हैं। यहाँ पर पवन उन्मुखी जो ढाल है यह अवतल होते हैं, यहाँ पर यह अवतल स्थिति इनकी होती है, जबकि यहाँ पर इनकी उत्तल स्थिति थी। और पवन विमुखी जो ढाल होते हैं यहाँ पर यह अवतल ना होकर के उत्तल होते हैं। ये हमारे ध्यान रहेगा। दोबारा से इसको देख लेना है, समझ लेना है कि यहाँ पर दो प्रकार के बालू का स्तूपों का निर्माण होता है, एक तो अनुदैर्घ्य प्रकार का, एक अनुप्रस्थ प्रकार का। अनुदैर्घ्य जो प्रकार के जो बालू का स्तूप होते हैं वो पवन की दिशा के समानांतर होते हैं और तेज गति से पवनें चलती है, और यहाँ पर बीच में से एक रास्ता बन जाता है। इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से लगता है कि बीच में कोई रास्ता है और बीच में ऊपर से दो खड़े हुए बालू का स्तूप है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जो अनुप्रस्थ प्रकार का बालू का स्तूप होते हैं वो पवन की दिशा के समकोण में यहाँ पर इनका निर्माण इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ इसका निर्माण होता है। और इसी के दो प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो बरखान है, एक पैराबोलिक है। बरखान टाइप के यहाँ पर जो बालू का स्तूप है, सैंड ड्यून्स है, उनकी स्थिति इस प्रकार से है, पवन के समकोण में इनका निर्माण होता है। साथ ही यहाँ पर दो सींग जैसी स्थिति यहाँ पर बनती है, अर्धचंद्राकार रूप में हमें दिखाई देते हैं। और इनके अंदर भी यदि हम बात करें तो पवन उन्मुखी जो ढाल है जो उत्तल प्रकार की होती है, और पवन विमुखी जो ढाल है वो अवतल प्रकार की होती है, ठीक है। यह मंद होती है और यह तीव्र होती है। उत्तल जो ढाल है वो कैसी होती है, मंद होती है। ये ध्यान करने वाली बात है। हर बार इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और हर बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो हमें अच्छे से इसको समझ लेना है। और इसके बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल उल्टे तरीके से पैराबोलिक होते हैं। यहाँ पर पवन के दिशा में पवन उन्मुखी रूप में अवतल ढाल पाई जाती है, जबकि पवन विमुखी के रूप में उत्तल ढाल पाई जाती है पैराबोलिक प्रकार के बालू का स्तूप में। पैराबोलिक और बरखान दोनों आपस में उल्टे माने जाते हैं, तो ये हमें ध्यान में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसी बात को इस तरीके से लिख सकते हैं कि आकार के आधार पर इनका वर्गीकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। पवन अनुवर्ती या अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, ठीक है। इनका निर्माण अधिक रेत वाले उन आंतरिक रेगिस्तानों में किया जाता है जहां पर पवन अधिक वेग वाली तथा एक ही दिशा में प्रभावित होती है। और यही कारण है, हम यहां पर मानचित्र में देख सकते हैं कि यही कारण है कि लगातार रूप से ये काटती हुई रहती है और समानांतर रूप से, पवन की दिशा के समानांतर रूप से यहाँ बालू का स्तूपों का निर्माण होता है, ठीक है। यदि हम बात करें दूसरा अनुप्रस्थ प्रकार की, तो बालू का जो स्तूप है वो प्रचलित पवनों के समकोण में यहाँ पर निर्मित होते हैं। तो ये कहाँ पर निर्मित होते हैं, रेगिस्तान क्या तो सीमा पर बनते हैं, या रेतीले सागरीय तटों पर भी इनका निर्माण होता है, क्योंकि उनकी वहाँ पर लिमिट आ जाती है, समाप्ति की स्थिति होती है, इस वजह से वो समकोण स्थिति में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमें ध्यान रहेगा। और इसके यदि हम बात करें बरखान की, तो ये अनुप्रस्थ का ये एक प्रकार है। पवन उन्मुखी जो ढाल है वो उत्तल है और पवन विमुखी जो ढाल है वो अवतल प्रकार का पाया जाता है। और ये यदि हम बात करें भारत में थार के रेगिस्तान में, ठीक है, थार के रेगिस्तान में पश्चिमी भाग में लंबे लंबे पवन अनुवर्ती या अनुदैर्घ्य यहाँ पर अधिक पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाए कि थार के रेगिस्तान में किस प्रकार के
बालू का स्तूपों की संख्या अधिक है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पवन अनुवर्ती या फिर इस प्रकार के लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य प्रकार के जो बालू का स्तूप है उनकी स्थिति अधिक पाई जाती है। ठीक है, ये हमें ध्यान रहेगा। इसके अलावा यदि यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि स्टार डून्स या तारानुमा जो बालू का स्तूप है उनका भी निर्माण होता है। अलग अलग दिशाओं से यदि पवनें चले अलग अलग दिशाओं में तो एक बालू का स्तूप का निर्माण स्टार या तारे की तरह निर्माण होगा। यहाँ पर हम चित्र के द्वारा इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे प्रकार के यहाँ पर बालू का स्तूप का निर्माण हो सकता है। यदि हम बात करें भारत के पश्चिमी थार के रेगिस्तान में तो यहाँ पर लगभग सभी प्रकार के बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने एक नया प्रादेशिक प्रदेश पढ़ा जिसका नाम है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ में होंगे। धन्यवाद।